जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट पेपर होने वाला है। आज का ये आपका टेस्ट पेपर रहेगा। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे पेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप सही करते हैं तो +1 करना है और अगर गलत आपसे होता है तो -1 करना है। फिर आपका स्कोर जो है वो आपका 45 स्कोर होना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज की क्लास जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। पहले तो देखेंगे मेरे वो सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे विदुर शुक्ला कह रहे हैं सर प्लीज़ इंग्लिश में भी लाया करिए क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास से विदुर भाई आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेंगे। और हर्ष कुमार हैं यहाँ पे, अजीत भैया हैं और रेखा हैं और रचना यादव हैं और अर्चना यादव हैं, माफ़ी चाहते हैं, अनीता कुमारी हैं, विपिन कुमार हैं, तुषी चौहान है, गिरिराज सिंह हैं, हर्ष भैया है और यहाँ पे अनिल कपूर हैं, अंकित गुजर हैं, मीटू बरोर हैं, सौरभ भैया हैं, करण सिंह हैं, तुषी चौहान, पटेल RX, रोहित कुमार, योगेश भैया कह रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के नोट्स हैं क्या किसी के पास? अगर हों तो मुझे सेंड कर दो। भाई योगेश भाई को आरपीएफ के नोट्स चाहिए, अगर किसी के पास हों तो इन्हें सेंड कर देना। अजरुद्दीन भैया यहाँ पे आंसर कर रहे हैं और बीके राज और अर्पण गंगवार कह रहे हैं जय हिंद भाई। सुशीला और जयबीर भैया और वर्मा पीडीएफ के लिए तो वर्मा जी मैंने आपको टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया होगा। कमेंट बॉक्स जो आज चेक करना, आपने जो मुझे कमेंट किया है आप देखेंगे कि रिप्लाई में मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल रही है, ठीक है ना। फ्री, किसी से कोई चार्ज नहीं लग रहा, फ्री पीडीएफ है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और लिंक मैंने कर दिया होगा शेयर और आराम से अपनी बेहतर तैयारी करो। देखो यहाँ पे SK राहुल यादव हैं और रोशन भैया हैं, SK राहुल हैं, रुपेश पासवान हैं, अनीता कुमारी हैं, अजरुद्दीन भैया और शिवम पटेल। ये तो वही पुराना वाला लग गया है ना। ये वाला पेज जो है ये परसों का है। तो यहाँ पे मैंने जो कल से आज तक मुझे कमेंट किया है मैंने सभी का नाम ले लिया है दोस्तों। और चलते हैं अब अपने क्लास की तरफ। और देखो आज का टेस्ट पेपर है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं करेंगे, ओनली 30 मिनट में क्लास को समाप्त करना है। तो यहाँ पे देखो दिया है अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको बस जवाब करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा स्टेशनों को रीडेवलप किया जाना, मतलब कि छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण करना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं भारत के 1309 स्टेशनों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। कितना? 1309 स्टेशनों को। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना एकदम बेहतरीन बढ़िया तरीके से बन जाएंगी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है सतत विकास लक्ष्य 2024 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 2024। तो ये देखो आपके करंट संबंधित ये भी क्वेश्चन है ना। और आपका जो अमृत भारत वाला था वो भी आपका करंट से ही संबंधित था। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 109वें स्थान पर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके +2 अंक हो चुके होंगे बिल्कुल राइट, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो इसको देखो, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? करो भाई, यहाँ पे +3 होना चाहिए आपका। तो स्कोर आप बताते जाना साथ में कितना हुआ। तो इसका आंसर क्या किया आपने, कुश्ती किया ना। ऑप्शन सी कुश्ती, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही जवाब किया होगा। और देखो मैं आपको बताऊं, इनका अभी जो ओलंपिक से इन्हें ओवरवेट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, है ना। तो ऐसे आप याद रखना, इसलिए हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, शरत कमल को भी, है ना, शरत कमल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वो थे टेबल टेनिस से। किससे थे? टेबल टेनिस से। तो ये भी आप याद रखना। और PV सिंधु को भी याद रखना, PV सिंधु को भी आप याद रखना। किससे हैं? बैडमिंटन से। देखो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ दोस्त। और नोट भी करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए गए हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब जो है वो होना चाहिए गोवा। क्या आपने गोवा को टिक किया है?
तो आपने बिल्कुल सही जवाब किया है। और मैं बता दूं इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। प्रथम स्थान पर कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। तो ये भी याद रखना, ये गोवा के मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, ठीक है ना। इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बनेगा, है ना। और देखो 38वें, यहाँ पे 37वें हैं, 38वें भी आप याद रखना, 38वें आपके उत्तराखंड में है ना 2024 में खेले जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मतलब खेले गए हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? बताओ उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। ऑप्शन सी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपने बिल्कुल सही जवाब किया होगा। देखो मणिकर्णिका जो है ना, ये भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, और मनुबाई जो है वो भी उनके बचपन का नाम है ना। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो मनाते हैं हम 2 दिसंबर। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, है ना। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो याद रखना विश्व मृदा दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। और देखो बताओ विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? बताओ विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना 14 नवंबर को मनाते हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। पंडित भजन सोपारी संबंधित हैं। पंडित भजन सोपारी जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो याद रखना भैया, यहाँ पे करो आप, अब सही जवाब करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में भी कर दिया होगा अपना राइट आंसर। तो याद रखना संतूर वादक हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उनको भी याद रखना, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को, वो भी आपके संतूर वादक हैं, है ना। और कत्थक से उन्हें याद रखना बिरजू महाराज है और लक्ष्मण महाराज हैं। तो ये सब जितने भी महाराज पूछे जाएं वो आपके कत्थक से संबंधित हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का ड्रोन मैन किसे कहा जाता है? बताओ। आज बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माइनस मार्किंग अगर हो भी जाए ना, फिर भी 45 स्कोर सही करना है आपको। तो बताओ भारत का ड्रोन मैन किसे कहा जाता है? तो याद रखना भैया ऑप्शन सी मिलिंद राज। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी को टिक किया था, तो याद रखना उन्हें बोलते हैं मिसाइल मैन। क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन। तो ये आप याद रखना। के शिवन को बताओ क्या बोलते हैं? तो इन्हें याद रखना रॉकेट मैन बोलते हैं। क्या? रॉकेट मैन। देखो मिसाइल मैन, रॉकेट मैन और ड्रोन मैन, ठीक है ना। तो इसीलिए कहता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो, आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। और अपना स्कोर जरूर बताना कि 45 हुआ या नहीं, क्योंकि संडे को ना एक रिवीजन क्लास कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए आप, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? तो भैया वो दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या दिया था? बताओ। जय हिंद का नारा दिया था, है ना। और महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये भी आप ध्यान में रखना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में, आपने सही आंसर ऑप्शन सी किया होगा। और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ दिया है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो बताओ। देखो इसका आप आंसर करो। तब तक मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो तब तक जी जान लगा दो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया जो है वो रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं देखती कि आप क्या मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अस्थिमज्जा। क्या हो जाएगा? अस्थिमज्जा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो ये करंट से भी 2023-24 का आपका करंट अफेयर से भी संबंधित है, और यहाँ पे भारतीय टीम की भी बात है। तो यहाँ पे आप याद रखना मोनो मोरकल, है ना, मोनो मोरकल। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के। किसके हैं? दक्षिण
अफ्रीका के हैं, तो ये भी आप याद रखना। और देखो भारतीय टीम की जो मुख्य कोच है ना वो कौन है, तो याद रखना भैया गौतम गंभीर जी हैं। वो कौन है, गौतम गंभीर जी हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बताओ सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो भैया सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड। कौन सा है, गैनीमेड। ऑप्शन बी आपने कर दिया होगा बिल्कुल टिक, है ना। और देखो सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो डीमोस है। सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा है, डीमोस है। और साइरस पता क्या है, ये एक वो है, एक बोल सकते हैं चमकीला तारा है ना, ये एक चमकीला तारा है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। शनि ग्रह यहाँ पे पूछा है, तो अगर यहाँ पे आपसे बृहस्पति पूछा जाता आप बहुत इजी तरीके से बता देते हैं ना, आपको याद आ गया होगा 12 वर्ष। लेकिन यहाँ पे शनि पूछ लिया है तो याद रखना 29.5 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 29.5 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका कलर पता कैसा होता है, काला कलर होता है। कैसा होता है, देखो शनिदेव का कलर कैसा है, जो ड्रेस काली पहनते हैं ना उनका जो पहनावा है वो कैसा है, काला है। तो याद रखना शनि ग्रह जो है वो भी काला है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे याद रखना 84 वर्ष में करता है अरुण। कौन करता है, अरुण ग्रह, जो कि 7वां है सूर्य से, है ना। और 165 वर्ष में बताओ कौन सा करता है, जो सबसे ठंडा ग्रह है। कौन सा, जिसका कलर कैसा है, हरा। कौन सा भैया, याद आ गया ना, वरुण ग्रह की बात कर रहे हैं। तो याद रखना भैया वरुण जो है 165 वर्ष में करता है ना। और 686 दिनों में बताओ कौन करता है, 686 दिनों में। तो याद रखना भैया वो करता है मंगल ग्रह। कौन सा, मंगल ग्रह। और पृथ्वी 365 दिनों में, है ना। तो बिल्कुल ये सब आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान जो हैं वो किस देश में पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। अर्जेंटीना क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा दोस्त यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में वो पाए जाते हैं डाउन्स, है ना। उन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। अमेरिका के घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, बताओ। अमेरिका के घास के मैदानों को प्यारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यारी घास के मैदान। तो ये अमेरिका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब आपको पता होना चाहिए और नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनका 50 में 50 स्कोर होगा दोस्त, पक्की बात है। और देखो यहाँ दिया है यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है। यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल दोस्त, अभी तक जो बिल्कुल एक भी गलती नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है दोस्त, इस बार भी नहीं करना है। स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए आपको क्या करना है, बिल्कुल टिक करना है। पामीर का पठार तो आपको पता ही है, इसे कहते हैं दुनिया की छत, है ना। क्या कहते हैं, दुनिया की छत। तो ये भी आप याद रखना। रोम को बताओ, रोम को, तो रोम को याद रखना 7 पर्वतों का नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7 पर्वतों का नगर बोलते हैं। और पता आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि 7 नदियों की भूमि किस भारत में किस राज्य को बोला जाता है। तो याद रखना पंजाब को बोलते हैं, 5 नदियों की भूमि, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है मणिपुर राज्य की सीमा किस देश की सीमा को छूता है। मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो किस देश की सीमा को छूता है। तो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पे आप क्या बताएंगे सही जवाब। तो याद रखना भैया म्यांमार, ऑप्शन सी। जिसने भी राइट आंसर लगाया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल हो गया है राइट आंसर। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना भाई, यहाँ पे मणिपुर राज्य जो है वो तो म्यांमार को छूता ही है। यहाँ पे और भी इसके साथ में याद रखना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और देखो मैं लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में मणिपुर तो यहाँ पे हो ही गया है, तो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ दिया है पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। देखो 17वां क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए रुकूंगा और मैं यही कहूँगा, हो सकता है कि मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जो भी दोस्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इस बार आपको 100% सफलता मिलेगी। और आप भी मेरे साथ अगर नए जुड़े हो तो एक बार क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबाओगे। और साथ में जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो सब लाइक वाला बटन दबा चुके होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और थोड़ा सा दोस्त शेयर कर दीजिए क्लास को,
क्योंकि आपके सपोर्ट का ना मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप मेरे साथ नए आए हो तो आज क्लास को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि क्या होगा, बेल आइकन दबाने से कोई भी क्लास जैसे ही अपलोड होगी ना सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। और यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है उसका जवाब अगर पूछा जाएगा तो हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो ये भी करंट अफेयर 2024 से संबंधित है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त जिगर से होता है, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन ए यकृत आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक बहुत से ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिनका स्कोर 18 भी चल रहा होगा, लेकिन जिसका स्कोर +15 आ रहा है ना उसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस +10 नहीं होना चाहिए दोस्त। 18 में से 10 सही और 8 गलत ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर 15 तक आ रहा है तो बहुत अच्छा है और अपना स्कोर एकदम अच्छे लेवल पे लेके जाना है इस टेस्ट पेपर में। और यहाँ दिया है टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? टेलीफोन का आविष्कारक यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता देंगे भैया कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा हो जाएगा, है ना। और देखो याद रखना, इन्होंने माइक्रोफोन का भी किया था। माइक्रोफोन जो होता है ना, माइक्रोफोन का भी आविष्कार किया था। और टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किया था 14 फरवरी 1876 को। कब करा था? 14 फरवरी 1876 को। तो ये भी आप ध्यान में दोस्त रखेंगे। और यहाँ पे राइट ब्रदर्स दे रखा है, इनका याद रखना, इन्होंने उसका करा था वायुयान का। किसका? वायुयान का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। गैलीलियो तो आपको पता ही होगा भाई, टेलीस्कोप के लिए आप जानते होंगे, है ना, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई और अपनी जो मेहनत है उसे एक उस लेवल पे ले जाओ जहाँ से सफलता ज़्यादा दूर ना हो, है ना। और देखो यहाँ दिया है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल याद रखना 1927 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1927। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो किस स्थान पर हुई थी? तो वो भी याद रखना कहाँ हुई थी दोस्त? तो यहाँ पे देखो पुणे में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? पुणे या पुणे, आप याद रखेंगे तो पुणे में हुई थी, ये भी याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आप यहाँ पे अपना जवाब करिएगा। ऑप्शन ए 1 बार, 2 बार या 5 बार। तो यहाँ पे सही जवाब आपका 1 बार ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल और राइट आंसर। मुझे उम्मीद था आपने यही जवाब भी दिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर पानी का जो आयतन है वो न्यूनतम और घनत्व जो है वो अधिकतम होता है? तो याद रखना भैया 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि बिल्कुल आपका सही जवाब। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आप याद रखना। और जो जमाव होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किससे बनाया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो याद रखना भैया, जो मशहूर गोलकीपर और साथ में कैप्टन भी रहे हैं PR श्रीजेश, ऑप्शन सी, है ना, PR श्रीजेश, आप बिल्कुल याद रखेंगे। और देखो ये अभी जो ओलंपिक में हॉकी में ना, पता होगा आपको कि हमें कांस्य पदक मिला था, है ना। उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी और जो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच इन्हें बना दिया गया। तो ऐसे भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार जो है वो किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये आपको पता होगा। लेकिन ये आजीविका धर्म का संप्रदाय से संबंधित, मतलब अनुयायी बन गया था, है ना। तो आप याद रखेंगे आजीविका धर्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने बिल्कुल सही जवाब किए होंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, बिजली के फ्यूज का जो तार है, आपने बिल्कुल राइट आंसर किया होगा, लेड एवं टिन, है ना, लेड और
10 ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। देखो इसमें जो लेड है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो वो 60% पाया जाता है, और जो टिन होती है वो 40% पाई जाती है। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियाँ जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना भैया, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, पंचशीर की घाटी कहाँ अवस्थित है। पंचशीर की यहाँ पे घाटी आपसे पूछी गई है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बिल्कुल मेरे दोस्तों ने राइट आंसर किया होगा। अफगानिस्तान में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। इसे पता है, इसे बोलते हैं पाँच शेरों की घाटी, है ना, 5 शेरों की घाटी भी इसे बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है। ये भैया जो काबुल है ना, काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। कितना? 150 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, शैवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे तो आप बिल्कुल राइट आंसर करके जाएंगे। और देखो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्त, तो याद रखना, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, ऑप्शन ए, है ना। और अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता कवक के अध्ययन को, किसके? कवक के अध्ययन को, तो माइकोलॉजी बोला जाता है ना। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को, और माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को। कार्डियोलॉजी किसके अध्ययन को बोला जाता है, ये आज आपके लिए एक HW भी आपके टेस्ट पेपर में रहेगा, ठीक है ना। इसका मुझे पता है कि आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ऋषभ शेट्टी जी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो और मैं आपको बताऊँ, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी इसे मिला है ना। और ये एक शायद कन्नड़ फिल्म थी। ये क्या थी? कन्नड़ फिल्म थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे अभी मैं आपसे ये हिंदी फिल्म भी पूछूंगा, है ना। तो उस टाइम के लिए आप फिर ये कहेंगे कि भैया अभी तो आपने कंतारा बताया था, है ना दोस्त, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और उससे पहले यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आप इसका जवाब करिएगा, तब तक मैं आपको एक लाइन बस सुना देता हूँ कि दोस्त, उड़ान तो भरनी है, उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कई बार गिरना क्यों ना पड़े, सपनों को पूरा करना ही है, चाहे खुद से लड़ना क्यों ना पड़े। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा पूर्ण रूप से, और सफलता को हासिल करिएगा। और यहाँ पे देखो दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आर्टिकल 75(3), है ना। आर्टिकल 75(3) के अकॉर्डिंग 76 में आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आ जाती है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति आ जाती है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बिल्ली, कुत्ता, गाय या भेड़। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल राइट आंसर कर दिया होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी कुत्ता, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ दिया है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था। देखो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बताओ कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था। देखो बिल्कुल सही जवाब करना, जिसे बोलते थे सर्व ए हक, है ना, सर्व ए हक। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है। तब तक चलो मैं एक आपको नया लाइन सुनाता हूँ कि कहते हैं ना कि जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि दोस्त, मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि आप अपने घर की परिस्थिति बदलने के लिए पैदा हुए हो। आपका जो जीवन है वो सरल नहीं हो सकता भाई,
इसलिए आपके जीवन में अगर कष्ट है, मेहनत है, आपको लग रहा है कि अब ये आपके कंट्रोल से बाहर है, तो समझ लो कि सफलता अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्या है, अगर लगने लगे कि कंट्रोल से अब बाहर है तो समझ जाना कि अब सफलता दूर नहीं है। और अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है तो आप एक चीज़ समझ जाना कि अब आपके साथ भगवान आ चुके हैं। ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल दोस्त, आप अपने मालिक पे भरोसा रखिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और सफलता लेनी है। तो यहाँ पे बताओ, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने जवाब कर दिया होगा और मैं भी जवाब कर रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि खून की कमी से एनीमिया रोग होता है ना, एनीमिया रोग होता है। अब एनीमिया रोग पता क्या है, ये ऑक्सीजन ले जाने वाली जो स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ना, उनका जो स्तर है वो कम हो जाता है, ऐसे याद रखना। ठीक है ना। तो इसलिए एनीमिया रोग हो जाता है, तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? तो किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया, बिल्कुल सही जवाब जो आपका है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इन लोगों का तो ऐसा था कि ये सुबह सो के उठे और इन्होंने कहा आज से हमें दूसरा सिकंदर कहना। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये उपाधियाँ ग्रहण कर लेते थे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, ये ऑप्शन बी पेंतोगार्टन सिनावात्रा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये 37 वर्ष के आयु में प्रधानमंत्री चुने गए हैं थाईलैंड के। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, आपने आंसर कर दिया होगा, मैच करिएगा। महमूद गजनबी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा, है ना। महमूद गजनबी, इसने 1026 में आक्रमण किया था और इसने पता है 17 बार नष्ट किया मंदिर को। कितनी बार? 17 बार नष्ट किया। तो ये भी आप याद रखना। ये जितने भी आए थे ना, ये सब लूटने के लिए आए थे भारत को, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। लेकिन इन लोगों ने लूट बहुत मचाई। और यहाँ पे देखो दिया है कि अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? तो भैया देखो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। और देखो भाग की अगर बात करें तो भाग पता कितने थे? भाग थे भाई 22। कितने थे? 22। और अभी वर्तमान की अगर बात करें तो आर्टिकल पता कितने हैं? 44(8), मतलब कि 448, है ना। 448 आपके आर्टिकल हो गए हैं। और जो अनुसूचियां हैं वो आपकी 8 से बढ़ के 12 हो गई हैं। जो भाग हैं, भाग बताओ कितने हो गए हैं? तो भाग याद रखना हो गए हैं 25। कितने हो गए दोस्त? भाग आपके हो गए हैं 25। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको कई बार दोस्त बताया है। तो यहाँ पे याद रखना, मालीगांव गुवाहाटी, है ना। मालीगांव गुवाहाटी। चेन्नई में बताओ कौन सी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो याद रखना दक्षिण रेलवे का। किसका? दक्षिण रेलवे का। और सिकंदराबाद में बताओ, सिकंदराबाद में तो याद रखना दक्षिण मध्य रेलवे का। दक्षिण यहाँ पे देखो मैंने पहले मध्य लिख दिया, किसका है? दक्षिण मध्य रेलवे का, है ना, सिकंदराबाद में। तो ये भी याद रखना। और मुंबई चर्च गेट पश्चिमी रेलवे का। किसका है? पश्चिमी रेलवे का। तो ये भी याद रखना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, भारतीय रेल जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, भारतीय रेल जो सबसे लंबी दूरी तय करती है वो कौन सी है? तो याद रखना, देखो राजधानी, वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब विवेक एक्सप्रेस। भाई सबसे तेज चलती है आपकी वंदे भारत, लेकिन सबसे लंबी दूरी जो है वो विवेक एक्सप्रेस तय करती है। और ये पता है, ये असम से कन्याकुमारी जाती है, 4272 किलोमीटर की दूरी तय करती है अकेले, है ना। इसे लगभग 72 घंटों का समय लगता है। ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो ये तो बहुत ईजी है, आपने सही जवाब केरल कर दिया होगा, है ना, ऑप्शन बी। और उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना दोस्त। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर।
यहाँ दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, ये अनुच्छेद 19(1) में दिया गया। अनुच्छेद 19 भी लिखा हुआ मिलेगा तो सही जवाब होगा आपका। 19 के खंड 1 में दिया गया है, ऐसे याद रखना। अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित 17 है, और ये 24 जो है वो याद रखना 23, 24 और 25, मतलब ये 25 से 28 तक, ठीक है ना। 24 जो है याद रखना 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम करना पाबंदी है। और ये पता है मेरे बैकग्राउंड में जो शोर हो रहा है ना, उस वजह से मेरा जो दिमाग है वो कट रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा ध्यान जो है वो भटक रहा है, उधर भी पहुंच रहा है शोर की तरफ और आपकी भी तरफ। यहाँ पे देखो दिया है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है। देखो अभी मैंने आपको कन्नड़ फिल्म बताई थी ना, अब यहाँ पे बताओ हिंदी फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार कि भैया गुलमोहर को मिली है। किसे? ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुलमोहर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ कि जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा ना दोस्त, जिस दिन आपका जो काम है वो आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। आपकी जो सफलता है वो निश्चित हो जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखना। और याद रखना जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। तो यहाँ पे बताओ कि किस राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यहाँ पे आप अपने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब इसी तरीके से करेंगे भैया, सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। अगर किसी ने उड़ीसा को टिक किया है तो मैं बताऊं भैया उड़ीसा में कौन सा है। देखो नोट करते हुए चलो, ठीक है ना। उड़ीसा में याद रखना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ना, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में बताओ, जम्मू कश्मीर में बताओ दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान है ना, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी याद रखना। बताओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपने तुरंत बताओगे उत्तराखंड में है भैया, है ना, क्योंकि ये सब हम लोगों ने बहुत पहले से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल याद हो चुके हैं। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो किस अनुच्छेद में है। तो बता, ये 3839 में दिया गया, मतलब यहाँ पे आपका सही जवाब अनुच्छेद 38 दिया है ना, सही हो जाएगा। देखो 32 जो है, 32 में याद रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना, और 28 में आपके धर्म से संबंधित है, 25 से 28 तक धर्म से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो 30 मिनट हुए हैं और बस 5 क्वेश्चन बचे हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चनों को करूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखो वायु दाब मापने का यंत्र क्या है। मैंने आपको वायु दाब मापने का यंत्र भी बताया है, वायु की आर्द्रता मापने का भी यंत्र बताया है, और आपको यहाँ पे वो भी बताया था कि वायु की गति मापने का। तो वायु दाब मापने का तो होता है बैरोमीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो वायु की आर्द्रता को नापता है, और एनीमोमीटर जो है वो गति को नापता है। किसे? गति को। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्री जल में कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप तुरंत बता सकते हैं NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। समुद्री जल का पीएच मान पता कितना होता है बताओ। तो याद रखना भैया 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है जो किचन वाला है ना, तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से पनामा नहर किसे जोड़ती है। पनामा नहर बताओ यहाँ पे किसे जोड़ती है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे अपने आंसर की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा यार, थोड़ी सी यार आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग जब लाइक करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे पता चलता है कि आज इतने दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन आप लोग ना थोड़ा सा यार दोस्तों के साथ में अगर शेयर कर दो ना, किसी ग्रुप हो आपका, वहाँ क्लास को शेयर कर दो, इस चैनल को शेयर कर दो, ऐसे आप दोस्तों के साथ में यार थोड़ा सा शेयर और कर दो, इतनी आपकी हेल्प चाहिए मुझे। और देखो यहाँ पे पनामा नहर पूछा है, तो याद रखना भैया जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर दिया है ना, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। और उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को पता है कौन सी नहर जोड़ती है? वो जोड़ती है कील नहर। कौन सी?
कील नहर, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। हो सकता है कि पेपर में आपसे कील नहर ही पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया बिहार मखाना का नया नाम क्या है, तो वो तो मैंने कई बार आपको बताया, आप यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर करके गए होंगे। ऑप्शन सी मिथिला मखाना है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे मिथिला मखाना आपने बिल्कुल राइट आंसर लगाया होगा। और चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से किसने किया था। भाई देखो 1857 की जो क्रांति है वो याद रखना भैया, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, मंगल पांडे जी से, आप याद रखेंगे। और इसका कहाँ से किसने नेतृत्व किया था वो भी याद रखना, खान बहादुर खान, ये आपके हो जाएंगे बरेली से, है ना। ये ऑप्शन बी आपके सही जवाब। और बहादुर शाह जफर द्वितीय है, ये दिल्ली से इन्होंने किया था। कहाँ से, दिल्ली से। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के रंगून स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ पर, रंगून, जो कि बर्मा में पड़ता था, जिसका नाम अब म्यांमार है ना। राजा कुंवर सिंह जी, बताओ राजा कुंवर सिंह जी ने कहाँ से किया था, तो इन्होंने जगदीशपुर से किया था। कहाँ से, जगदीशपुर से किया था। कानपुर से नाना साहेब जी ने किया था, है ना, नाना साहब जी ने कानपुर से किया था। और फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, है ना। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये, और झांसी से झांसी वाली रानी ने किया था। ये सब आपको एकदम रटा होना चाहिए, है ना दोस्त। पेपर के अंदर इस लेवल की तैयारी, जैसे कि हमारे आदरणीय खान सर कहते हैं ना कि जब पेपर दो ना तो पड़ोस में जो बैठा हो वो तुरंत अपनी कलम रोक दे कि भाई इसका तो होना ही होना है ना, पड़ोसी का तो होना ही होना है। उस रफ्तार से आपको लिखना है कि साइड वाला अपनी कलम रोक के एक बार आपको देखे। और देखो यहाँ पे दिया है सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना भैया वो था खिज्र खां। कौन था, खिज्र खां। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास कैसी लगी, आज के टेस्ट पेपर में आपका क्या स्कोर रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। आपके 50 में से कितने सही क्वेश्चन हुए, कितने स्किप किए, आप जरूर बताएंगे एक बार। और बिल्कुल दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।